नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन अफेयर्स पर। आज हम कम्युनिकेशन सिस्टम का आखिरी लेक्चर लेने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस डलेंगे। एक पीडीएफ होगी जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है ना? तो आपको इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इन्हीं लेक्चर्स में से आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से डिजिटल संचार के लिए पसंदीदा मॉड्यूलेशन योजना कौन सी होती है? आपसे ये पूछा गया है। देखिए, आपको पता है कि जो संचार होता है, कम्युनिकेशन, दो टाइप से आप करते हो। यहाँ पर है कम्युनिकेशन, ठीक है ना? कम्युनिकेशन, ठीक है ना? आप इसे दो टाइप से करते हो। पहला होता है आपका, एक तो एनालॉग, एनालॉग, और दूसरा होता है डिजिटल, ठीक है? अब देखिए, एनालॉग के लिए आप एनालॉग मॉड्यूलेशन करोगे, ठीक है? और डिजिटल में जो मॉड्यूलेशन करते हैं उसे बोलते हैं हम डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है? अब एनालॉग मॉड्यूलेशन में आप तीन काम करते हो। एनालॉग सिग्नल इस तरह से होता है, ये हम सभी जानते हैं, ये है एनालॉग सिग्नल, ठीक है ना? इस तरह से होता है। तो इसमें आपको तीन काम करने होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और तीसरा होता है पल्स फेज मॉड्यूलेशन। इस तरह से ये तीन होते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो डिजिटल मॉड्यूलेशन में, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या होता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? मॉड्यूलेशन, ठीक है ना? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके आगे होता है आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन, इसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? डेल्टा मॉड्यूलेशन बस नाम याद रखना है। डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है? तो आपसे पूछा गया है कि डिजिटल, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल कम्युनिकेशन में कौन सा मॉड्यूलेशन उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा होता है? एक तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन। यहाँ पर ऑप्शन में क्या इन दोनों में से कोई भी दिया हुआ है? पढ़ते हैं। पहला है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, बिल्कुल यही है, लेकिन हम आगे और पढ़ेंगे ये देखने के लिए कि कहीं डेल्टा मॉड्यूलेशन तो नहीं दिया। दूसरा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये भी नहीं। ये तीनों किस में होते हैं? एनालॉग में। किस में होते हैं? एनालॉग मॉड्यूलेशन में होते हैं ये तीनों, ठीक है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, है ना? देखना, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत आसान आसान। आपको दिया गया है एक संदेश सिग्नल संचारित करने के लिए, संदेश सिग्नल मतलब एक मैसेज सिग्नल है, इसे संचारित किया आपने, और इसके लिए पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज दिया हुआ है आपको 15 वोल्ट के वाहक मतलब कि कैरियर, बाहर मतलब कैरियर सिग्नल के साथ, कैरियर सिग्नल का उपयोग किया। यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम आई की यहाँ पर बात हो रही है 70% है, तो मॉड्यूलेशन सिग्नल का शिखर वोल्टेज क्या हो जाएगा? देखिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अगर आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पर बताया था कितना हो जाता है, मतलब कि ए एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और अपॉन में लिखते हैं ए सी, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ए म्यू कितना हुआ है? आपको 70% दिया जा रहा है। ए एम यहाँ पर कितना है जो कि आपको निकालना है, और यहाँ पर 15 क्या दिया हुआ है? आपको पीक वोल्टेज आपको दिया हुआ है, ठीक है? अब देखिए 70 का क्या हो जाता है, अगर आप इसे परसेंट से हटाओगे तो 7/10 होगा। ओके, यहाँ पर एम आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर 15 दिया हुआ है। आप यहाँ पे करोगे ये 3 बार, ये 2 बार, और एम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 21/5, मतलब कि 10.5 वोल्ट, ठीक है? इस तरह से आपको निकालना है। समझ गए आप लोग? 10.5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये प्लीज ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना आप, इसको इस पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएएम का मतलब क्या होता है? पीएएम का मतलब होता है पल्स एटेन्यूएशन मॉड्यूलेशन। क्या ये मतलब होता है पीएएल का? बताइए। एटेन्यूएशन बिल्कुल नहीं, फॉल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसका मतलब। अब हम यहाँ पर अगला देखते हैं। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए एक्स वाहक तरंग के आयाम में, एक कोई वाहक तरंग है जिसे उन्होंने एक्स नाम दिया है, ठीक है ना? इसमें एएम की बात हो रही है। एएम में एक एक्स वाहक तरंग के आयाम में मूल वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन का अनुपात है। मूल वाहक, देखिए यहाँ पर है कैरियर और यहाँ है मेन, मूल कैरियर वाहक के बीच का अनुपात क्या होता है? म्यू। बताया था ना आपको, म्यू। क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स बी।
आपसे पूछा गया है एक एएम सिग्नल में शोर को कैसे कम किया जा सकता है? क्या इन शोर को आपको कम करना है, ये होती है नॉइज। जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल है, ये है कोई सिग्नल, आपने एएम यहाँ पर किया, तो सिग्नल ऐसा हो गया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, लेकिन बीच में कुछ कुछ शोर आ जाता है यहाँ पर। तो आप इस शोर को कम करना चाहते हो, ये शोर यहाँ पर भी रहता है, इसे कम करना चाहते हो तो आप कैसे कम करोगे, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके, नहीं। दूसरा इंक्रीज वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ को अगर आप इंक्रीज कर दोगे इतने की जगह इतना, क्या शोर कम हो जाएगा? नहीं होगा कम, ठीक है। तीसरा है इंक्रीज बैंडविथ, क्या बैंडविथ, बैंडविथ ये कहलाती है, ठीक है, इतनी या इतनी या इतनी, इन्हें हम बोलते हैं बैंडविथ, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या बैंडविथ कम करके बढ़ाकर कर सकते हो? नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मतलब जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, फ्रीक्वेंसी विचलन, आवृत्ति विचलन को, आवृत्ति विचलन, इसे बढ़ाकर आप जो नॉइस होती है, नॉइस को कम कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अब ये होता कैसे है? क्या आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी डेविएशन। सबसे पहली बात तो जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, इसका उपयोग आप करते हो एफएम रेडियो में। कहाँ करते हो? एफएम रेडियो में इसका उपयोग करते हो। किस चीज का? फ्रीक्वेंसी डेविएशन का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता क्या है? देखिए, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन का मतलब होता है, एक आप मान लीजिए होता है मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कैसा होता है? एक होता है मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसे आपने मॉड्यूलेट किया है, तो एक होता है मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और एक दूसरी चीज होती है, जो कि होती है क्या? कैरियर फ्रीक्वेंसी। एक मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, एक होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच का जो एफ मैक्स और एफ मिन का अंतर होता है, मतलब इनके बीच में एफ मैक्स और एफ मिन का जो अंतर होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है ना। तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन के द्वारा हम शोर को कम कर सकते हैं। तीन चीजें, पहला, एक शोर को आप कम कर सकते हो, दूसरा एफएम रेडियो में इस्तेमाल की जाती है, और तीसरा आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता क्या है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल के बीच के मैक्सिमम मिनिमम के अंतर को बोलते हैं, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा गया है सजेस्ट अ पॉसिबल कम्युनिकेशन, हिंदी में पढ़ता हूं, संदेश सिग्नल के प्रसारण के लिए एक संभावित संचार चैनल का सुझाव दें जिसकी बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज हो। देखो, आपको सबसे पहले तो ये बताया संचार, यहाँ पर आपसे पूछा कि संदेश सिग्नल, संदेश आप कैसे दे सकते हो? आप टीवी के माध्यम से भी दे सकते हो, ठीक है ना, आप ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भी दे सकते हो, एएम रेडियो, जो रेडियो से आप ऑडियो ब्रॉडकास्ट करते हो, उसके द्वारा भी, मतलब कि आप ऑडियो ब्रॉडकास्ट से भी दे सकते हो, ठीक है ना, ऑडियो ब्रॉडकास्ट। या फिर इसके बाद में आपसे बोला गया एफएम रेडियो, एफएम रेडियो के द्वारा भी संदेश दे सकते हो, ठीक है ना। तो चारों चीजों से आप संदेश दे सकते हो, लेकिन उन्होंने पूछा है इनमें से किस में, टेलीविजन में, या फिर ऑप्टिकल फाइबर में, या एएम में, एएम रेडियो में, या फिर एफएम में, किसकी बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको चारों का पता हो कि चारों की क्या होती है। देखिए, टीवी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले कि 6 मेगा हर्ट्ज की बैंडविड्थ अलॉट की गई है। ऑप्टिकल फाइबर के लिए कितनी? 100 गीगा हर्ट्ज से भी ज्यादा की बैंडविड्थ अलॉट की गई है। एफएम के लिए क्या होती है बैंडविड्थ? अगर एफएम को बात करें तो मैंने आपको बताया कि 80, सॉरी 80 नहीं, 88 से 108 मेगा हर्ट्ज की बैंडविड्थ इन्हें दी गई है इसके बीच की, और ये कितनी होती है? 200 किलो हर्ट्ज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? एफएम रेडियो, क्योंकि उसकी होती है 200 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ऑडियो ब्रॉडकास्ट की अगर आप बात करें तो 15 किलो हर्ट्ज तक हो जाती है, ओके। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑडियो, ऑडियो ब्रॉडकास्ट मतलब ऑडियो म्यूजिक ब्रॉडकास्ट की यहाँ पर बात हो रही है। अगला देखते हैं, मॉड्यूलेशन के प्रकार की पहचान करें जहां मॉड्यूलेटिंग तरंग, मॉड्यूलेटिंग तरंग की यहाँ पर बात हुई है, किसकी बात हुई है? मॉड्यूलेटिंग तरंग की। मॉड्यूलेटेड तरंग उच्च आवृत्ति वाहक तरंग पर आरोपित होती है। क्या मॉड्यूलेटेड तरंग उच्च आवृत्ति वाहक तरंग पर आरोपित होती है? इसका आंसर है सही। लेकिन लेकिन ये किस में होता है? फेस मॉड्यूलेशन में होता है,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है, या वेवलेंथ मॉड्यूलेशन में होता है? आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या होता है इसका सही आंसर? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक उच्च आवृत्ति तरंग है या हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, ठीक है ना। ये है, मान लीजिए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। इसके ऊपर पहचान का जब मॉड्यूलेटिंग तरंग उच्च आवृत्ति में, ये है मॉड्यूलेटेड तरंग, ये है मॉड्यूलेटेड तरंग, ठीक है ना। तो ये क्या होती है? ये होती है मॉड्यूलेटेड तरंग, जो कि उच्च आवृत्ति पर मॉड्यूलेटेड। देखो आप फिगर अगर याद रखोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर अध्यारोपित हो रही है, आरोपित हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा हो गया है सुपर इम्पोजन। सुपर इम्पोजन का मतलब होता है अध्यारोपित होना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल उत्पन्न उत्पन्न करने का एक तरीका है? किस वजह से आप सिग्नल उत्पन्न कर सकते हो? क्या काम करोगे इनमें से? पहला, वाहक सिग्नल के साथ सुपर पोजीशन। दूसरा, प्राप्त सिग्नल के साथ सुपर इम्पोजिशन, या संचरित सिग्नल के साथ सुपर इम्पोजिशन, या किसी सुपर इम्पोजिशन की आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी इम्पोजिशन के हो जाए? नहीं। अभी हमने पढ़ा था वाहक सिग्नल के साथ सुपर इम्पोजिशन, 2-3 क्वेश्चन पहले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वाहक सिग्नल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है, सही, ठीक है। पहला है वाहक संकेतों की आवृत्ति कम होती है। क्या कम होती है? दूसरा, कैरियर सिग्नल का उपयोग सिग्नल की तरंग दैर्ध्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैरियर सिग्नल का उपयोग, ठीक है। तीसरा, वाहक संकेतों की आवृत्ति उच्च होती है। या फिर चौथा, वाहक सिग्नल और संदेश सिग्नल समान होते हैं। क्या ये समान होते हैं? नहीं। क्या इन दोनों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता? नहीं। अब आंसर है इन दोनों में से। वाहक संकेतों की आवृत्ति कम होती है या वाहक संकेतों की आवृत्ति अधिक होती है? हमने वाहक संकेतों के ऊपर मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अध्यारोपित किया था या नहीं किया था। तो क्या होगा? वाहक संकेतों की आवृत्ति उच्च होती है। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन यहाँ पर होता है, उस एक को पहचाने जिसकी आयाम संग्राहक तरंग के उत्पादन की प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है। मतलब कि आपको जो सहायक आयाम संग्राहक तरंग के उत्पादन, संग्राहक तरंग कौन सी तरंग होती है? मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है ना। संग्राहक मतलब मॉड्यूलेटेड वेव। आइडेंटिफाइड द वन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है ना। संग्राहक तरंग के उत्पादन की प्रक्रिया में सहायक नहीं है आयाम, कौन सा होता है? आपको बताना है। पहला, स्क्वायर लॉ डिवाइस। दूसरा, रेक्टिफायर, बैंड पास फिल्टर, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड कैरियर सिग्नल। सही आंसर है बी, दृष्टिकारी। रेक्टिफायर की जरूरत नहीं होती। इन सब चीजों को तो आपने पढ़ा है, बैंड पास की भी जरूरत होती है। मैसेज और कैरियर सिग्नल के हम कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल रखते हैं कि इसका ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए मॉड्यूलेशन के अनुसार, है ना। ये हम देखते हैं। वहीं स्क्वायर लोड डिवाइस की भी हमें जरूरत पड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक बैंड पास फिल्टर प्रत्यक्ष धारा को अस्वीकार करता है। प्रत्यक्ष धारा मतलब डीसी करंट, इस तरह से, और एनालॉग करंट मतलब ये। तो आपको बताना है कि प्रत्यक्ष धारा को अस्वीकार करता है। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले बात तो आप ये बताइए, आपको क्या पता है बैंड पास फिल्टर क्या होता है? बैंड पास फिल्टर होता है, या तो वो लो फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा, या होता है हाई फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब जाने देगा। अगर लो को जाने देता है, क्रॉस कर देता है, तो हम उसे बोलते हैं लो पास फिल्टर। और अगर हाई को जाने देता है तो हम उसे बोलते हैं हाई पास फिल्टर, ठीक है, हाई बैंड पास फिल्टर, ऐसा होता है। जो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है वो परमिट करेगा कि वो गुजर सकती है, उस फिल्टर को उस फ्रीक्वेंसी के नाम पर रख दिया जाता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी को जाने दे रहा है तो लो पास फिल्टर, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी को जाने दे रहा है तो हाई पास फिल्टर या हाई बैंड पास फिल्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपको यहाँ पर असत्य बताना है, गलत। आपके ऑप्शन है, बैंड पास फिल्टर अवांछित आवृत्तियों को फिल्टर करते हैं। क्या ये सही है? ठीक है। ट्रांसमिशन ट्रांसमिटिंग एंटीना बड़ी दूरी पर सिग्नल प्रसारित करता है। क्या ये सही है? सिग्नल के लिए क्षीणन कम किया जाना चाहिए। मॉड्यूलेटेड सिग्नल काफी मजबूत है। अब बताइए इनमें, देखिए, बैंड पास फिल्टर अवांछित आवृत्तियों को फिल्टर करते हैं, बिल्कुल सही है। जो बैंड पास फिल्टर होते हैं, जो हमें आवृत्ति, अवांछित मतलब जो हमें नहीं चाहिए। अगर लो आवृत्ति चाहिए तो लो पास फिल्टर हम लगा देते हैं, हाई आवृत्ति अगर हमें चाहिए
तो हाई पास फिल्टर हम लगा देते हैं ना, तो ये सही है। ट्रांसमिशन एंटेना बड़ी दूरी पर सिग्नल को प्रसारित करता है, बिल्कुल ये होता है एंटीना, ठीक है। दूरी जितनी ज्यादा दूरी पर चाहिए हम उतने ज्यादा ट्रांसमीटर का उपयोग कर देते हैं, ठीक है ना, उतने पावर के ट्रांसमीटर का उपयोग कर देते हैं। इसके बाद सिग्नल के लिए क्षीणन कम किया जाता है। सिग्नल के लिए क्षीणन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एटीन्यूशन। एटीन्यूशन शुड बी रिड्यूस्ड फॉर अ सिग्नल। क्या ये सही है, आपको बताना है। इसके बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल काफी मजबूत होता है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम देखते हैं आई एफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आई एफ है ना, फुल फॉर्म आप पढ़ के जाना। आई एफ क्या होता है, आई एफ होता है, आपके ऑप्शन है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंटरनल फ्रीक्वेंसी, इंटरवल फ्रीक्वेंसी या इमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो आई एफ का मतलब होता है इंटरमीडिएट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इंटरमीडिएट, ये वाला इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिटेक्टर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। डिटेक्टर सिस्टम, डिटेक्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता है डिटेक्ट करने में, पहचानने में, डिटेक्ट करने में या पहचानने में उपयोग, इसमें उपयोग, पहचानने में उपयोग क्या किया जाता है। रेक्टिफायर का, एनवलप डिटेक्टर का, एम्पलीफायर का, एम वेव का, रेक्टिफायर का, किस चीज का उपयोग कर नहीं किया जाता है, किस चीज का उपयोग नहीं किया जाता है, एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर कहाँ करोगे, एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है उसके ट्रांसमीटर एंड पर। कहाँ किया जाता है, ट्रांसमीटर एंड पर। और डिटेक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, रिसीवर एंड पर। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आपने रिकवर किया है, किसी चीज को आपने रिकवर किया है, क्या लगाओगे, रिकवर मतलब पहचान रहे हो एक तरह से। आपके ऑप्शन है एम्पलीफायर या प्रवर्धक, डिटेक्शन, प्रक्रिया को क्या हम डिटेक्शन कहते हैं, पता लगाना, क्षीणन या ट्रांसमिशन। ऑब्वियसली पहचान रहे हो आप, तो डिटेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर संचार प्रणाली में आवश्यक आउटपुट उत्पन्न करता है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर संचार प्रणाली में आवश्यक आउटपुट उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। देखो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। अब वो एसी को डीसी में बदल रहा है, आपने उसे एसी दी और वो हमें डीसी दे रहा है, तो आउटपुट ही तो है ये। हमने इनपुट दिया और हमें मिला आउटपुट, क्या, डीसी के फॉर्म में। तो ये एक आउटपुट है, मतलब सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिफाफा डिटेक्टर, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना है इन सब चीजों को, लिफाफा डिटेक्टर समझ में नहीं आएगा। एनवलप डिटेक्टर की बात की जा रही है। एनवलप डिटेक्टर द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता लगाया जा सकता है। अच्छा, आप जानते हो एनवलप डिटेक्टर क्या कहलाता है। देखो एनवलप डिटेक्टर ये होता है, जैसे हम देते हैं ना कैरियर सिग्नल, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ एक कैरियर सिग्नल देते हैं, ये हमारा होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है ना। तो एनवलप डिटेक्टर क्या होता है, अच्छा सा डायग्राम बनाना है यार। देखो इस तरह से मान लीजिएगा यार, ठीक है, फिर वापस से कम हो गया, गया फिर वापस से बढ़ने लगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो एनवलप डिटेक्टर का क्या होता है, ये होता है एनवलप डिटेक्टर, ठीक है, ऐसा, ऐसा होता है एनवलप, इसे हम बोलते हैं एनवलप, ठीक है ना। देखो ये एक तरह से कवर करके रखी है, तो ये जो होता है ये होता है एनवलप, और ये होती है हमारी सिग्नल, ठीक है। आपसे पूछा गया है एनवलप डिटेक्टर द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता लगाया जा सकता है, किसका पता लगाते हो आप डिटेक्टर में से। कम आवृत्ति वाली एएम तरंगों का, बहुत कम आवृत्ति वाली एएम तरंगों का। एनवलप डिटेक्टर एएम तरंगों का पता नहीं लगा सकते, उच्च आवृत्ति वाली एएम तरंगों का। सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च आवृत्ति वाली एएम तरंगों का, ठीक है ना। अब ये होता है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उनकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उन्हें देख लेना ना, 2-3 दिन में आपको पीडीएफ डली हुई मिल जाएगी, उसमें करीब होंगे 50 to 100 क्वेश्चन के आसपास। ओके, तो उनको भी अच्छे से एक बार देख लेना। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल हम मिलते हैं, और कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। आपके एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन करवा दूं, मेन मेन थ्योरी उन क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता दूं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं अभी कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा जो टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उनको पढ़ के चले जाना, इससे आपके पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।